क्या हालचाल, बढ़िया सब। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नवोदय अकेडमी पर। हमें नवोदय कलम से क्रांति। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैथमेटिक्स 2023 का पेपर हो चुका है और आपसे हम पेपर कोड 822 DW को डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 822 EB को। यदि आपका पेपर सेट 822 DW था तो उसका वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो गया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप चाहेंगे तो जाकर देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ने हमसे पूछा है कौन सी इसमें सभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और सभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, दो संख्याओं का एक ऐसा युग्म होता है जिसका मस 1 होता है। यदि आप इसका मस निकालने जाएंगे 5 और 15 का, तो मस कितना आएगा, 5 आएगा, तो यह सभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं होगा। यदि इसका आप मस निकालेंगे तो इसका मस 31 आएगा, तो यह भी सभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं होगा। यदि आप इसका मस निकालेंगे तो इसका मस कितना आ जाएगा, 7, तो ये भी नहीं होगा। और इसका मस निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। दूसरे प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि यदि 144 का अभाज्य गुणनखंड करें तो अभाज्य गुणनखंड में जो हमारी पावर आएगी उसका योगफल कितना होगा। तो उसका योगफल बच्चों कितना होगा, 6 होगा। 6 क्यों होगा, आइए समझते हैं। यदि 144 का गुणनखंड करें तो हमारा 2 आ रहा है 4 ठो, 3 आ रहा है 2 ठो, तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। दैट मीन्स 2 के पावर 4 आ गया, 3 के पावर 2 हो गया। तो इसके घातों का योगफल पूछा, तो इससे घात पे 4 आ रहा है, इससे घात पे 2 आ रहा है, तो 4 + 2 कितना होता है, 6। इसलिए इस प्रश्न का आंसर कितना हुआ है, 6। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमने इससे पूछा है कि m के किस मान के लिए इन दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय यूनिक हल के लिए कंडीशन हमारी क्या होती है, पहले इसका आपको मैं आंसर बता दूं। उसका आंसर करेक्ट होगा m = -6 क्यों होगा, ये समझते हैं। हम जानते हैं कि ये दो समीकरण है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यदि हमको इसकी यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय सोल्यूशन चाहिए तो कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2। यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है, 1, और यहाँ पे कितनी a2 की वैल्यू है 3, तो 1/3 हो जाएगा, इधर -2/m हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो m × 1 = 3 × -2 हो जाएगा। तो m में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m आ जाएगा, 2 3 6 होता है, इट मीन्स -6 आएगा। इसलिए m का मान -6 होगा, तो इसका अद्वितीय हल होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि इसका हल क्या होगा। तो बच्चों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों ऑप्शन ए होगा, आइए समझते हैं। अब देखिए, पहला समीकरण ये था, दूसरा समीकरण ये था। इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करना चाहते हैं। तो विलोपन विधि में किसी एक चीज़ को हम हटाते हैं, तो हम x को हटाना चाह रहे हैं। तो x को हटाने के लिए इसमें देखिए 2x, इसमें भी 2x बनाना पड़ेगा हमें, इसलिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y हो जाएगा, और 2 × 4 हो गया। और इसको नीचे लिख के घटा रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। घटाएंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस। 2x में से 2x घटा, 0 आ गया, और 4x 4y में 3y, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, तो 4 3 7 -7y हो गया। और इधर देखिए 18 में से 4 घटेगा तो -14 आ जाएगा। अब y की वैल्यू निकालनी, तो -14/-7 हो जाएगा। 7 से 2 बार में कट गया, 7 दूनी 14, माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दीजिए और वहाँ से आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू हम मान लेते हैं इस समीकरण में रखना चाहते हैं। तो यदि इसमें हम समीकरण में रखें तो y की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 × 4 हो जाएगा, तो x - 4 = 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दे जाएगा प्लस में हो जाएगा, 2 + 4, हेंस x = 6 हो जाएगा। तो पॉइंट हमारा क्या आया, 6, 2 आएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए था। x = 6, y = 2। यहाँ देख लीजिए, x = 6 आया, y = 2। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि k के किस मान के लिए समीकरण के अनेक हल होंगे। तो बच्चों में बता दूं, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर +1 होगा। +1 ही क्यों होगा, आइए समझते हैं। यदि हमें 2 समीकरण दिया हो और समीकरण किस फॉर्म का हो, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, तो यदि इसके हमारे जो हल हैं वो अनेक रूप से अनंत हल हैं, तो ये किस फॉर्म का हो जाएगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब इसको इससे कंपेयर करें तो हमारा क्या आ जाएगा, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/k हो जाएगा, और यहाँ से k/1 हो जाएगा। और इसको आप उस तरफ भेजेंगे तो -1 होगा, जैसे -k² हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/k²। अब हम इन दोनों को पहले लेके सॉल्व कर रहे हैं। इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 × 1 = k × 1, दैट मीन्स k²। तो ये क्या हो गया, 1 = k², k² इधर जाकर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - k²। तो 1 - k² का यदि हम फैक्टर करें तो क्या आ जाएगा, 1 - k, 1 + k, a² - b² से। यदि 1 - k 0 के बराबर है, तो यहाँ से हम, क्योंकि इसका ये फैक्टर होगा तो ये 0 के बराबर होता है, तो ये पार्ट 0 होगा या तो ये पार्ट 0 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। यहाँ देखते हैं हम कि k की 2 वैल्यू आ रही है, परंतु मैं आपको आंसर क्या बताया हूँ, केवल +1 हुआ। क्यों, अब समझते हैं। यदि इस वाले पार्ट को लेकर सॉल्व करें,
इस वाले लेकर पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर और के के पावर 3 हो जाएगा, इधर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारा के पावर 3 इज इक्वल टू 1 इधर ले जाएगा घटाएंगे तो के पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर करेंगे तो ये किस फॉर्म का है, ये इस फॉर्म का ए के पावर 3 माइनस बी के पावर 3। इसका फैक्टर क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी फॉर्म का होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा के माइनस 1 ए स्क्वायर मतलब के स्क्वायर, ये ए बी आगे लिखे हैं पीछे लिखे इसलिए ए बी को ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा के इंटू 1 दैट मीन्स के बी स्क्वायर 1 हो गया। तो ये वैल्यू तो जीरो कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें सबसे पॉजिटिव वैल्यू ही है, ठीक है। और इससे के की वैल्यू क्या आ सकती है, के माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करें तो के की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। इसी तरीके से यदि इन दोनों पार्ट को लेकर सॉल्व करेंगे तो वहाँ से भी 1 कॉमन आना ही पड़ेगा। और 1 क्या होता है, इसको 1 बोलें या +1 बोले, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों +1। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन में हमें दिया है 1/x² - 2 इक्वल टू 1/7 है, तो x का मान क्या होगा। तो बच्चों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर +-3 होगा। क्यों होगा आइए समझते हैं। ये हमें दिया हुआ है, यदि हम इसका क्या कर दें उल्टा कर दें, इसका व्युत्क्रम कर दें तब भी वैल्यू सेम होगी। तो इसका व्युत्क्रम करने क्या हो जाएगा x² - 2/1, इसका कितना हो जाएगा 7/1 हो जाएगा। तो अब 1 का डिनोमिनेटर में कोई औचित्य है ही नहीं, तो 1 से 1 हट गया या फिर 1 से 1 समझ लिए कट गया, तो x² - 2 इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब 7 इधर क्या है प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x² - 2 और ये 7 इधर चला गया तो -7 हो गया। तो -2 - 7 मिलकर क्या बन गया -9 बन गया। तो ये क्या हो गया आपका x² - 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये स्क्वायर - बी स्क्वायर से उसको ओपन करो तो क्या हो जाएगा x + 3 और इधर x - 3 इक्वल टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 दैट मीन्स या तो ये पार्ट 0 होगा या तो ये पार्ट 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू -3 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3। अब इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं हम +-3। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हुआ है बच्चों +-3। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है और बी का निर्देशांक 1, 4 है, तो ए का निर्देशांक क्या होगा। तो बच्चों ए का निर्देशांक 3, -10 होगा। क्यों होगा समझते हैं। तो देखिए यदि एक वृत्त हमें दिया हुआ है, इस वृत्त में हमें ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। यदि बिंदु ओ जो केंद्र उसका निर्देशांक 2, -3 और बी का 1, 4 है, तो ए का निर्देशांक को हम x, y मान लिए। अब देखिए ये क्या है हमारी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर, इसका अनुपात ले तो क्या आएगा 1:1 का आएगा। अर्थात व्यास के जो हमारे अंत बिंदु हैं उनका जो मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है हमारा केंद्र होता है। अतः इसको 1:1 में डिवाइड करेगा तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं बच्चों x1/x2/2 y1 + y2/2। तो ये क्या हो जाएगा x+1/2। तो यहाँ से x निर्देशांक आएगा वो क्या है 2 है, यहाँ से y + 4/2, यहाँ से कितना आ जाएगा निर्देशांक -3। तो x+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, x+1 की वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4 - 1, हेंस x = 3। और यहाँ से y + 4 = -3 × 2। तो y + 4 की वैल्यू कितनी होगी -6। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6 - 4, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10। अतः यहाँ से हमारा निर्देशांक क्या बना 3, क्या बना 3, -10। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3, -10। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि 3x² - 12x + k बराबर 0 के मूल बराबर है, तो k का मान क्या होगा। तो बच्चों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो क्या है 12। आइए समझते हैं क्यों। अब यदि इस हमारा द्विघात समीकरण का जो मूल है समान है, अतः इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो हमारी b² - 4ac की वैल्यू होगी वह 0 के बराबर होगी। तो हमारी b क्या है यहाँ पे -12 है, दैट मीन्स -12 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है k। तो ये हो गया। तो -12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 = 144, माइनस प्लस हो गया 4 × 12 के, तो 12 के हो गया। अब इन दोनों में ध्यान से देखा जाए तो 12 कॉमन आ रहा था, 12 कॉमन ले लें, इधर क्या बचा 12, यहाँ क्या बचा k। अब ये 12 से इधर 0 में भाग देंगे तो खत्म हो गया, ठीक है। और यहाँ 12 - k = 0 हो गया, तो k को इस तरफ भेज दीजिए तो k बराबर कितना जाएगा बच्चों 12। 9th क्वेश्चन में हमें दिया है 2 आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान न हो कहलाती हैं समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। समरूप आकृतियों का हमारा फंडामेंटल क्या है कि ये ऐसी आकृतियाँ होती हैं जिनमें कोणों का मान तो समान होता है, ठीक है, परंतु भुजाएं समान नहीं होती। हाँ, भुजाओं का अनुपात समान होता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हम त्रिभुज का एग्जाम्पल ले लिए, दोनों त्रिभुज क्या है हमारे
समबाहु त्रिभुज है। देखिए इसमें कोणों का मान समान है, भुजा का मान कुछ भी हो सकता है। 1 मिनट के लिए मान लीजिए इसकी लेंथ 2 है, 2 है, 2 है, इसकी लेंथ कितनी है 6 है, 6 है, 6 है। तो रेशियो निकालिए, इसके जो संगत भुजा होंगे इनका रेशियो निकालिए। 2/6 होगा, हेंस 1:3। यहाँ पे भी निकालेंगे तो यहाँ से भी वही आएगा, यहाँ से भी 1:3 आएगा। तो ऐसी आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। तो दैट मीन्स देखने में समान रूप वाली आकृतियाँ होती हैं, और यदि इनका कोण भी बराबर है और उसके साथ साथ ही भुजाओं की लंबाई भी बराबर है तो ये आकृति क्या कहलाती है, ये आकृति हमारी सर्वांग समाकृति कहलाती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 3/5 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दैट मीन्स इसका हम वर्ग कर देंगे। 3 का वर्ग कितना होगा 9, 5 का वर्ग कितना हो जाता है 25। अतः इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9/25 आता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी है तो वह त्रिभुज कैसा होगा। अब देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान है, अर्थात यह एक हमारा विषम बाहु त्रिभुज हो गया। परंतु हम यदि ऑप्शन में जाएँ तो ऑप्शन में हमें कोण के आधार पर कमेंट करना है। यदि कोण के आधार पर किसी भी त्रिभुज पर हमें कमेंट करना होता है तो एक बार हम चेक करते हैं कि दिया गया त्रिभुज कहीं राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज नहीं है। यदि इसकी जो भुजाएं हैं वह पाइथागोरस थ्योरम को पालन करेंगी तो वो क्या हो जाता है हमारा समकोण त्रिभुज, और यहाँ पे यही होगा। अतः इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा समकोण त्रिभुज होगा। क्यों होगा इसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 11 था। तो हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं ये एक ऐसा त्रिभुज है और इसकी भुजाओं का हमें मान दिया हुआ है, और सबसे बड़ी भुजा कौन दी है 5 सेमी दी हुई है। तो 5 सेमी जो भुजा होगी वही कर्ण है, और अन्य दो भुजाएं क्या है 3 सेमी और ये 4 सेमी। यदि पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ठीक है, यह पाइथागोरस थ्योरम का जो व्युत्क्रम होता है वो लगा रहे हैं। तो 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर के बराबर है। दैट मीन्स 25 बराबर 16 प्लस 9, ये 25 हो जा रहा है। तो यहाँ पे बराबर आ रहा है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज ही होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेमी और 15 सेमी है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें हमें दिया हुआ है कि 2 त्रिभुज समरूप है, इनका परिमाप इतना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो यदि समरूप त्रिभुज हैं तो इनके जो परिमाप है उन परिमाप के अनुपात का जो वर्ग होता है वही क्षेत्रफल होता है। तो हमारा परिमाप कितना है 10 बटा, परिमाप कितना है बच्चों 10/15। 10/15 का स्क्वायर कर देंगे तो काट देते हैं इसको, तो कितना जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, 2/3 का स्क्वायर दैट मीन्स 2 दूनी 4, 3 3 9। अतः आंसर कितना आ जाएगा 4/9। तो 4/9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। अतः इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि यदि tan थीटा का मान कितना है 13वां क्वेश्चन में, tan थीटा का मान हमें दिया हुआ है 8/15। तो हमसे पूछ रहा है cosec थीटा का मान, हमसे पूछ रहा है cosec थीटा का मान क्या होगा। तो यदि हम लाल बट्टे कक्का के अनुसार प्रोसीड करें तो साइन थीटा क्या होता है L/K होता है, तो cosec थीटा क्या हो जाएगा K/L हो जाएगा। अब एक हम क्या बनाते हैं त्रिभुज बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो हमें tan थीटा दिया हुआ, tan थीटा क्या होता है L/A। तो यहाँ लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा 15। तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, जोड़ दीजिए 5 4 9 6 7 8 2, 289 बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी √289, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 17। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 17। तो कॉसेक थीटा बताएं कितना होता है आपको K/L। तो K की वैल्यू कितनी है 17, यहाँ 17 आ जाएगा। लंब की वैल्यू कितनी है 8। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 17/8। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ है 3 cos थीटा की वैल्यू 1 है, तो थीटा का मान कितना होगा। तो बच्चों थीटा का मान 20 डिग्री होगा। क्यों होगा ये समझते हैं। हमें दिया हुआ है 3 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ cos 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। और हमें पता है कि 1/2 किस का cos थीटा की वैल्यू होती है, तो वो होता है cos 60 डिग्री की वैल्यू। तो ये cos 60 डिग्री के बराबर हो गया, तो इधर cos बराबर है, थीटा की वैल्यू भी बराबर होगी। अतः 3 थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री। हैंस थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों 60/3। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 3 दूनी 26 डिग्री। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हुआ है 20 डिग्री। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है कि परिधियों का अनुपात 3 संबंधित 2 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात बच्चों क्या हो जाएगा 9 संबंधित 4 होगा। क्यों होगा आइए समझते हैं। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं जो वृत्त 1 है उसकी जो त्रिज्या R1 है, वृत्त 2 की त्रिज्या R2 है, तो उनका परिधि क्या हो जाएगा 2πr1 2πr2। इन दोनों का रेशियो 3:2 दिया है, दैट मीन्स 3/2 दिया है।
2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया था, R1/R2 की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो वृत्त 1 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो क्या हो गया R1 स्क्वायर अपान में R2 स्क्वायर, दैट मीन्स R1 अपान में R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो R1 R2 की वैल्यू हमें पता है 3/2 समीकरण 1 से, तो 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4, हेंस 9/4। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हुआ था ऑप्शन नंबर डी। इसमें हमें दिया हुआ है कि दो समान त्रिज्या आर वाला दो अर्धगोला है, उनको आपस में जोड़ दिया गया, तो जो नया डायग्राम बनेगा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों कितना हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। क्यों ले लेते हैं हम दो यहाँ पे अर्धगोला R1, इसकी भी R है इसकी भी R है, दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। तो हमें पता है कि गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हुआ है 4 पाई R स्क्वायर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है, लेकिन मानक विचलन नहीं होता, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मानक विचलन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा, तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होता है, तो 1 से 9 तक की संख्याओं का समांतर माध्य 5 होता है। क्यों समझते हैं, तो समांतर माध्य का हमारा फार्मूला क्या होता है कुल राशियों का योगफल बटा में कुल राशियों की संख्या। अतः यहाँ पे हम राशि क्या ले लेंगे 1 से लेकर 9 तक की संख्या है 1 2 3 4 अप टू 9 अपान में, और कुल राशियों की संख्या 9 राशि है 9। तो आपको पता है कि सम संख्याओं का योगफल है, सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या होता है आपका n ब्रैकेट में n+1 अपान 2, n की वैल्यू यहाँ कितनी है 9, तो 9 ब्रैकेट में 9+1 अपान में 9 है तो 9 से 9 कट गया, ठीक है, और अपान में 2 है तो 2 भी रहेगा, तो ये कितना हो गया 10 अपान में 2, 10 अपान 2 की वैल्यू क्या होती है 5, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हुआ है 5। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि माध्यिका 16 है और माध्य 15 है, तो बहुलक का मान क्या होगा। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बच्चों, करेक्ट आंसर 18 आ रहा है। आइए समझते हैं 18 आंसर क्यों होगा। तो फार्मूला हमारा क्या होता है मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, अतः बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो 3 गुणित माध्यिका हमारी कितनी थी 16, तो 16 ले लेंगे और माध्य कितना था 15, तो यहाँ पे 15 ले लेंगे, तो 16 3 48 होता है, 15 दूनी 30 होता है, 48 में से 30 घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों 18। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। 10 प्राकृतिक संख्याएं, इसको लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमसे इसकी माध्यिका पूछ रहा है, तो माध्यिका का फार्मूला क्या हो जाएगा यदि सम संख्याएं हो n/2th टर्म होता है 2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म अपान में 2, तो n कितना है 10 टर्म, मतलब n/2 कितना हो जाएगा 5, तो पाँचवा टर्म कितना है 1 2 3 4 5 5 ही है, और छठवां टर्म कितना है 6 ही है, 5 6 अपान 2 6 5 11, 11 में 2 से भाग दो तो कितना आ जाएगा 5.5। अतः इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।